हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में हम क्लास 12 इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपका एकदम फिक्स होता है, यानी कि ये 4 नंबर आपके इंग्लिश में बिल्कुल फिक्स होते हैं, जैसे आपके हिंदी में कहानी, जीवन परिचय के नंबर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि हर साल बोर्ड में आने वाले 3 सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे भैया। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट करो लेकर प्रभु का नाम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया 3 सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप बैठे हैं तो अभी उठ जाओ और ये 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो। ये आपको एग्जाम में 4 नंबर दिलाकर रहेगी, यानी कि आपका लगभग 1% नंबर इससे इंक्रीज हो जाएगा। और इंग्लिश में तो हमारा टारगेट 100 में 95 प्लस का। मैं आपको बहुत सारे इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया और फिक्स करेंगे अपना 4 नंबर। कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे जो भैया ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, यानी कि एग्जाम में अगर देखा जाए यही आते हैं और इस बार भी आएंगे ऑफकोर्स। सबसे पहला सेंट्रल आइडिया होगा माई मदर एट 66 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कीपिंग क्वाइट सेंट्रल आइडिया। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ए थिंग का ब्यूटी। ठीक है, इन तीनों सेंट्रल आइडिया को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 इंग्लिश का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर देने आप जाएंगे तो सबसे पहले ऊपर लिखना है माई मदर एट 66, फिर डालना है सेंट्रल आइडिया हेडिंग। ठीक है, मैं आपको एक एक जो सेंटेंस है उसको हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा ताकि समझ में आ जाए आपके। ठीक है, देखिए क्या है इस चैप्टर में। मतलब जो हमारी लेखिका जी हैं कमला दास जी, वो अपने माता जी से जब दूर जा रही थी, मतलब आई थी अपने घर पर, शादीशुदा हैं, तो जब वो अपने माता जी से दूर जा रही थी तो उन्हें बहुत ज्यादा अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। ठीक है, क्यों हो रही थी, मतलब उन्हें बिछड़ने का जो है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ठीक है, तो देखिए क्या है, दो अगेइंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, आपका जो चैप्टर है उसका सेंट्रल आइडिया आपको, मतलब उसका केंद्र बिंदु लिखना है, क्या बताया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, उसको एक छोटा सा लिखना होता है। देखिए, दो एदप एगेंग, एगेंग का मतलब होता है उम्र का बढ़ना। ठीक है, एज का मतलब उम्र और एगेंग का मतलब उम्र का बढ़ना। इज है ये एक नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेस प्रक्रिया। ठीक है, यद्यप उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो आया है भैया, आज वो यंग है, कल वो जवान होगा, उसके बाद में बूढ़ा हो जाएगा, फिर भगवान के पास चला जाएगा। ठीक है, तो दो अगेंग ये नेचुरल प्रोसेस, यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये होना ही होना है, कोई इसको रोक नहीं सकता। एट फिर भी द फियर, फियर का मतलब होता है डर, आप सिपरेशन, सिपरेशन का मतलब होता है बिछड़ने का, फ्रॉम से योर लव्ड, लव्ड का मतलब क्या होता है, जो आपके प्रियजन है, जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, एंड और नियर वंस, मतलब जो आपके प्रियजन है जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नियर वंस का मतलब जो आपके दिल के बहुत करीब है। ठीक है, जिनको आप छोड़ना नहीं चाहते। इज है वेरी, बहुत ज्यादा पेनफुल, पेनफुल का मतलब होता है दर्दनाक। लेकिन अपनों से और अपने प्रियजनों से बिछड़ने का जो दर्द है वो बहुत ही वो बहुत ही दर्दनाक होता है। ठीक है, अपने से बिछड़ने का जो डर है, ठीक है, वो बहुत दर्दनाक होता है। मतलब जिसको आप चाहते हैं, जैसे आप किसी क्लास में 12th में पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा टीचर आपके स्कूल में है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है और किसी दिन वो आपको छोड़ के अगर जाने लगेगा तो आपको कितना दर्द होगा। आप सोचेंगे यार यही तो एक ऐसा टीचर था जिसका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आ रहा था और आज ये छोड़कर मुझे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जो कमला दास जी हैं वो अपनी माता जी को जब छोड़ के जा रही होती हैं तब उनको बहुत ज्यादा पेन फील होता है कि मेरी माँ जो है वो 66 साल की हो चुकी है और इस समय जो है मेरी माँ को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन कुछ मजबूरियों और परिस्थितियों की वजह से मुझे अपने माता जी को छोड़कर जाना पड़ रहा है। ठीक है, कोई भी लड़की है तो वो अगर अभी शादीशुदा नहीं है तो एंजॉय कर रही है। ठीक है, उसके बाद जब शादी हो जाएगा भैया तो अपने कहाँ जाना पड़ेगा, ससुराल। ठीक है, तो छोड़कर तो माता पिता को जाना पड़ेगा। वही हमारी कवि जी अपनी माता जी को जब छोड़ के जा रही होती हैं, कहाँ, अपने मायके में। ठीक है,
तब क्या होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि भैया माता जी को मेरी 66 साल की हैं, बुढ़ी हो चुकी हैं, अब इनको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब ये यंग थी तब तो मैं इनके साथ था, अब जब बूढ़ी हो चुकी हैं तो मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो कितना ज़्यादा दर्द होगा। तो वही कवि जो है इस कविता में व्यक्त कर रहे हैं। आगे देखिए, द पोएम, ये कविता टास्क बताती है अबाउट के बारे में, द फीलिंग, उस भावना के, ऑफ लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन की, दैट जो एज्ड पीपल, जो एज्ड पीपल होते हैं, एज्ड पीपल का मतलब जो वृद्ध आदमी होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं, एंड और द फीलिंग, उस भावना को भी व्यक्त करती है, ऑफ गिल्ट, उस आपराधिक भावना, फीलिंग ऑफ गिल्ट का मतलब होता है उस आपराधिक भावना को, ठीक है, व्हिच जो दियर ऑफ स्प्रिंग, जो उनकी संतानें एक्सपीरियंस अनुभव करती हैं, फॉर के लिए, नॉट नहीं, बीइंग एबल समर्थ, टू बी विथ दियर पेरेंट यानी कि अपने माता पिता के साथ ना होने पर, इन दियर ओल्ड एज, उनकी वृद्धा अवस्था में। तो ये कविता जो है हमें उस अकेलेपन के भावना को भी बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, ठीक है, और उस आपराधिक भावना को भी बताती है जो बच्चे अपने माता पिता से उनकी वृद्धावस्था में अलग रहने पर अनुभव करते हैं। मतलब कुछ मजबूरियों या फिर कुछ परिस्थितियों की वजह से अपने माता पिता के पास नहीं रहते, तो जो लोग, संतानें जो हैं वो जो अनुभव करती हैं अपने माता पिता से अलग होने पर, उस भावना को भी ये कविता हमें बताती है, और उस अकेलेपन की भावना को भी बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, ठीक है। बूढ़े लोग जो होते हैं वो सोचते हैं मैं अकेला हो गया हूँ, हमारे जो बच्चे हैं छोड़कर भैया चले गए हैं, नौकरी वोकरी मिल गई, ठीक है। आगे देखिए क्या है, द पोएम, ये कविता आल्सो एक्सप्लोर्स, यानी कि जो ये कविता है ये उसका भी वर्णन करती है, द फीलिंग, उस भावना का, ऑफ मेलनचोली, ठीक है, मेलनचोली का मतलब होता है उदासी की भावना, एंड पेन, और उस दर्द की भावना, दैट जो ये डॉटर, एक लड़की एक्सपीरियंस अनुभव करती है, व्हाइल, जब लिविंग हर मदर, अपनी माता को छोड़ती है, ऑल बाई हरसेल्फ, एट ये राइप ओल्ड एज, एट पर ए राइप, एक मतलब ओल्ड एज, वृद्ध अवस्था में। तो ये कविता हमें उस अकेलेपन और उस दर्द की भावना को भी बताती है जो एक लड़की अपने माता को उसकी वृद्ध अवस्था पर छोड़ने पर अनुभव करती है। मतलब जब उसकी माता जी बहुत बूढ़ी हो जाती हैं तब जो लड़की जो है अपनी माता को जब छोड़ के जाती है, तो उस भावना को भी ये कविता हमें बताती है, ठीक है। जो कवित्री जी हैं कमला दास जी, इसमें वो अपनी माता जी के यहाँ गई हुई थी कुछ दिनों के लिए, अब तब तक तो उन्होंने एंजॉय किया, जैसे ही उनको छोड़कर फिर से अपने ससुराल आना पड़ा तो उनको बहुत दर्द हुआ, ठीक है। वो उन्होंने अपनी माता जी के चेहरे को देखा जो मुरझाया हुआ सा लग रहा था, ठीक है। इसमें कविता में सारी चीजें बताई गई हैं, तो वही सोच रही हैं कि जब मेरी माँ को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है उनकी वृद्ध अवस्था में, तब मैं उनके साथ नहीं हूं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे ऐसे एक भाषा में, देखिए, दो अगेन इज ए नेचुरल प्रोसेस एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। यद्यपि जो उम्र का बढ़ना है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अपनों से और अपने दिल के जो करीब हैं उनसे बिछड़ने का जो डर होता है वो बहुत दर्दनाक होता है, ठीक है। जब उनसे आप जाएंगे दूर तो बहुत दर्दनाक होगा। आगे देखिए, द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ द लोनलीनेस एट दैट एज्ड people experience and the feeling of guilt which their offspring experience for not being able to be with their parents in their old age। यानी कि the poem talks about the feeling of loneliness, यानी कि ये कविता हमें उस अकेलेपन की भावना को भी बताती है, that जो aged people experience, जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, और उस भावना को भी बताती है, एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट, और उस आपराधिक भावना को भी बताती है, व्हिच जो देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विथ देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, जो उनकी संतानें अपने माता पिता की वृद्धावस्था में उनके साथ ना होने पर अनुभव करती हैं, ठीक है, उस भावना को भी ये व्यक्त करती है। द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स द फीलिंग ऑफ मेलनचोली एंड पेन दैट ये डॉटर एक्सपीरियंस विथ लिविंग हर मदर ऑल बाई हर सेल्फ एट ए राइप ओल्ड एज, ठीक है। यानी कि ये कविता जो है, ये जो पोएम है, ये हमें उस उदासी और दर्द की भावनाओं का भी वर्णन करती है जो एक बेटी को अपने माता पिता के बुढ़ापे में अपनी माँ को अकेले छोड़ते समय अनुभव करती है। मतलब बुढ़ापे में अपने माँ को छोड़ते समय जो एक लड़की, जो एक बेटी अनुभव करती है, उस भावना को भी ये कविता हमें
बताती है। तो थोड़ा सा भैया सैड मोमेंट था, थोड़ा सा उदासी वाली ये सेंट्रल आइडिया थी, तो आप उदास मत होइएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है। तो खुश रहिए, ऑलवेज बी हैप्पी, जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे, शौक से जिएंगे, आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। मेरी 66 साल की माँ, अब 66 साल की जब हो गई भैया तो बूढ़ी तो हो ही चुकी हैं, ठीक है। तो उसी की दर्द को जो है कवित्री जी व्यक्त करती हैं, ठीक है, क्योंकि एक लड़की से ज्यादा अपनी माँ से प्रेम कोई नहीं कर सकता, ऐसा माना गया है, ठीक है। फिर आपको डालना है सेंट्रल आइडिया हेडिंग, ठीक है। साइड में आप कीपिंग क्वाइट डाल दीजिएगा, मतलब जिस चैप्टर का आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उसको भी आपको डालना होगा, ठीक है। अब इसका सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि जो हमारा पोएम है, जो कविता है कीपिंग क्वाइट, इसका केंद्र बिंदु क्या है, मतलब इसमें बताया क्या गया है आखिर, उसको एक छोटे से वर्डों में लिखना होता है, ठीक है। एक छोटा सा सेंट्रल आइडिया, जैसे मैं इसमें बताने जा रहा हूं, हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इसमें जो है कीपिंग क्वाइट जो है वो शांति के बारे में बताते हैं, कैसे हमें शांति से काम करना चाहिए, हड़बड़ी में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ठीक है। कितनी शांति से हर एक काम को करना चाहिए, तभी हम उस अपने मंजिल तक पहुंच सकेंगे, ठीक है, उस काम में हम सफल होंगे। तो वो कह रहे हैं कीपिंग क्वाइट, यानी कि कोई भी काम करें आप बिल्कुल शांति से करें, ठीक है, उसमें हड़बड़ाए ना या फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए इन कीपिंग क्वाइट में द पोएट यानी कि जो कवि हैं डिमांड्स, वो डिमांड का मतलब होता है मांग करती है, डिमांड का मतलब होता है मांग करना, ठीक है। द नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, ऑफ की क्वाइट का मतलब होता है कवि, क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण। तो देखिए इस कीपिंग क्वाइट जो कविता है, इसमें कवि शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है, मतलब कोई भी काम करें शांति से करें तभी उस काम को आप कर पाएंगे, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ी में करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो जो हमारे कवि हैं वो इस कविता में कीपिंग क्वाइट में शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग वो करते हैं, ठीक है। आगे देखिए मैंस एक्शन यानी कि मनुष्य के जो कार्य है, हिज रस का मतलब होता है हड़बड़ी, उनकी हड़बड़ी है, एंड हरी यानी कि और जो उनकी जल्दबाजी है, हरी का मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक है। हैव ऑलरेडी उसने पहले ही कॉज्ड का मतलब होता है कारण, ठीक है। मच चाउज का मतलब होता है बहुत ज्यादा अराजकता या परेशानी, एंड ट्रबल और परेशानी इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में। तो मनुष्य के कार्य, उनकी हड़बड़ी, ठीक है, यानी कि हड़बड़ी का मतलब जल्दबाजी में कार्य करना, और हड़बड़ी से पहले ही दुनिया ने बहुत अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। यानी कि मनुष्य जितना ज्यादा हड़बड़ी में काम करेगा, जितना ज्यादा वो परेशान रहेगा भाई, उतना ही बेकार उसका काम होगा, यानी कि उतनी ही परेशानी पैदा होगी उसके सामने, ठीक है। तो कवि का कहना है कोई भी काम करें शांति से करें, ठीक है, हड़बड़ाहट में ना करें, वो शांति की मांग करते हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट। आगे देखिए नाउ अब इट इज, ये है द टाइम, वह समय, व्हेन जब, ही शुड उसे चाहिए, टेक लेना, ये पॉस का मतलब होता है विराम। तो अब ये वही समय है, अब समय आ गया है कि उन्हें विराम लेना चाहिए, ठीक है। जो हड़बड़ी में काम करते हैं उनको विराम लेना चाहिए, एक पॉज लेना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए ही शुड, ठीक है, ही शुड उन्हें चाहिए डू करना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्म मंथन, और वो कह रहे हैं कि उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए, मतलब वो कह रहे हैं अब ये समय आ गया है कि हमें विराम लेना चाहिए, उन लोगों को विराम लेना चाहिए जो बहुत हड़बड़ी में काम करते हैं, ठीक है, और उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए, ठीक। आगे देखिए स्टिलनेस का मतलब होता है स्थिरता, ठीक है। डज नॉट मीन, इसका मतलब मीन का मतलब होता है अर्थ टोटली इनएक्टिविटी यानी कि निष्क्रियता, यानी कि स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है, ऐसा मत समझिए जो स्थिर है वो निष्क्रिय है, ठीक है। स्थिरता के साथ काम करके ही लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे टॉपर जिसको बनना होता है वो चिल्लाता नहीं है भैया मुझे टॉपर बनना है, 95% लाना है, ठीक है, वो स्थिरता के साथ काम करता है। तो ऐसा मत समझिए कि स्थिरता जो है वो पूर्ण निष्क्रियता है, जो स्थिर है वो निष्क्रिय है, ऐसा मत समझिए। जो स्थिर है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है और एक दिन वो कुछ करके दिखाएगा। तो वही कहा गया स्टिलनेस, स्थिरता, डज नॉट मीन, इसका अर्थ ये नहीं है टोटल इनएक्टिविटी यानी कि पूर्ण निष्क्रियता। तो स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। आगे देखिए स्टिलनेस
स्थिरता एंड साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है और शांति या मौन, ठीक है। विल हेल्प, वो सहायता करते हैं मैन, आदमी को, इन क्रिएटिंग यानी कि निर्माण करने में। क्रिएटिंग का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है, या पैदा करना। ए फीलिंग, एक भावना ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी समझ। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। एमॉन्ग ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्यों के बीच। तो शांति और जो मौन है, ठीक है, ये मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेंगे। अगर आप शांति से कोई काम करेंगे, चुप रहकर कोई काम करेंगे, तो मनुष्य के बीच ये आपसी समझ की भावना को पैदा करने में मदद करेंगे, ठीक है। आपसी भावना इसमें पैदा होगी, ठीक है। तो वही कहा गया कि स्टिलनेस एंड साइलेंस यानी कि स्थिरता और साइलेंस का मतलब होता है शांति। विल हेल्प, वो सहायता करेंगे मैन, आदमियों का, इन क्रिएटिंग, पैदा करने में या उत्पन्न करने में। ये फीलिंग, एक भावना आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी समझ। एमॉन्ग ह्यूमन बीइंग यानी कि ह्यूमन बीइंग का मतलब मनुष्यों के बीच। तो शांति और मौन, स्थिरता और मौन जो है ये मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, कीपिंग क्वाइट हमारा चैप्टर है, इसका सेंट्रल आइडिया। इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी कि कीपिंग क्वाइट में कवि जो है वो शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है, ठीक है, मतलब शांति से कोई काम करें। मैंस एक्शन, हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज्ड मच चाउज एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड यानी कि मनुष्य के कार्य, उसकी हड़बड़ी और हड़बड़ी से पहले जो हड़बड़ी में काम किया गया है वो बहुत ज्यादा अराजकता और परेशानी पैदा कर सकती है, ठीक है। नाउ इट इज द टाइम व्हेन ही शुड टेक ए पॉज, अब वो समय आ गया है जब उन्हें विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है, ऐसा मत समझिए। जो स्थिरता के साथ काम कर रहा है वो निष्क्रिय है, ठीक है। स्थिरता के साथ जो काम कर रहा है समझ लीजिए एक्टिव है वो। आगे देखिए, स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग यानी कि शांति, स्थिरता और शांति जो है वो मनुष्य और मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे नहीं, हमारे और हमारे कवि के कहने का मतलब है कि कोई भी काम करें साइलेंस के साथ करें, शांति के साथ करें, हड़बड़ी में कोई भी काम ना करें और स्थिरता बनाए रखें। ऐसा नहीं है चिल्लाते हुए चले मैं ये कर रहा हूं, मैं इतना कर रहा हूं, ठीक है। अपने जो सीक्रेट है उसको छुपा कर रखें, सबको सभी चीजें बताने लायक नहीं। मैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया, जो हमारा ब्यूटी होता है, ठीक है, सौंदर्य होता है, ठीक, तो इस पे सेंट्रल आइडिया देखिए क्या है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्र बिंदु। कवि कहना क्या चाहता है, द सेंट्रल आइडिया, केंद्र बिंदु ऑफ द पोएम, इस कविता का लाइज इन द वेरी ओपनिंग लाइन यानी कि प्रारंभिक पंक्ति में कहना है ऑफ द पोएम, इस कविता का। ए थिंग का ब्यूटी यानी कि सौंदर्य की चीज आप कह सकते हैं। तो कविता का केंद्रीय भाव यानी कि सेंट्रल आइडिया, कविता की प्रारंभिक पंक्ति सौंदर्य की चीज में निहित है, ठीक है, यानी कि सौंदर्य। आगे देखिए, एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रीजर्ड इन आवर माइंड यानी कि एनी ब्यूटीफुल, कोई भी सुंदर ऑब्जेक्ट, वस्तु, ठीक है, इज ऑलवेज हमेशा ट्रीजर्ड। ट्रीजर्ड का मतलब क्या होता है, संजो कर रखते हैं, ठीक है, इन आवर माइंड, हमारा मस्तिष्क। तो कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा हमारे मन में संजो कर रखी जाती है। कोई भी सुंदर वस्तु है भाई, सुंदर चीजों को देखकर सभी का मन जो है ट्रीजर्ड यानी कि बहकता है, ठीक है। तो वही यहां पे कहा जाता है कि कोई भी सुंदर वस्तु, एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रीजर्ड इन आवर माइंड यानी कि कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा हमारे मन में संजो कर रखी जाती है। बिकॉज, क्योंकि इट्स प्रोवाइड, ये हमें प्रदान करती है आज हमें इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय यानी कि इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत एंड एवरलास्टिंग चिरस्थायी जॉय, आनंद यानी कि क्योंकि ये हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्राप्त करती है, हमें देती है, ठीक है। द हैप्पीनेस यानी कि खुशी, क्या है, द हैप्पीनेस, खुशी, दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल यानी कि कोई भी सुंदर चीज प्रोवाइड्स, प्रदान करती है। नेबर फेड, फेड का मतलब होता है, क्या होता है, यानी कि फेड का मतलब कोई भी खूबसूरत चीज जो है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कि द हैप्पीनेस, वो खुशी, दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स, कोई भी सुंदर वस्तु जो हमें खुशी प्रदान करती है, नेबर फेड्स इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी शून्य नहीं होती। नथिंगनेस का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है, तो वो कभी भी शून्य नहीं होती, वो खुशी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। आगे देखिए,
बट मल्टीपल्स मैनीफोल्ड व्हेन एवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड। लेकिन मल्टीपल मैनीफोल्ड्स ये कई गुना बढ़ जाती है व्हेन एवर, जब कभी भी इट रिटर्न्स टू आवर माइंड ये हमारे दिमाग में लौटती है। उनका कहना है कि जब भी खुशी हमारे दिमाग में लौटती है तो ये कई गुना बढ़ जाती है। वो कहना चाहते हैं कि कोई भी खूबसूरत चीज जो खुशी प्रदान करती है वो कभी भी शून्य नहीं होती, वो खुशी प्रदान करते रहती है, बल्कि जब भी हमारे दिमाग में लौटती है तो कई गुना ये बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी ये लौटेगी कई गुना बढ़कर आएगी। आगे देखिए, ब्यूटी इन व्हाट एवर फॉर्म इट मे बी फाउंड, यानी कि ब्यूटी सुंदरता इन व्हाट एवर फॉर्म चाहे वो किसी भी रूप में पाई गई हो, इट मे बी फाउंड पाई गई हो, इज है एन इटर्नल जॉय टू ह्यूमन, यानी कि एन इटर्नल जॉय एक शाश्वत आनंद टू ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में सुंदरता चाहे वो किसी भी रूप में पाई जाए वो मनुष्य के लिए एक शाश्वत आनंद है। बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्स का मतलब क्या होता है, वो हमें प्रदान करती है ह्यूमंस, हम मानवों को द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है निरंतर अवसर, टू रिफ्लेक्ट, यानी कि रिफ्लेक्ट ऑन दैट ब्यूटी। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है ठीक है, रिफ्लेक्ट विचार करने का ऑन दैट ब्यूटी, उस सुंदरता के। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि क्योंकि ये मनुष्य को उस सुंदरता पर विचार करने का निरंतर अवसर प्रदान करती है। ठीक है, व्हिच जो स्टैंड्स इन सच स्टार्क कॉन्स्टेंट टू द डिजेक्शन, मोनोटोनी एंड अगलीनेस ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, यानी कि जो हमारे रोज के जीवन की निराशा, ठीक है, कॉन्स्ट्रेक्ट टू डिजेक्शन निराशा, मोनोटोमी नीरसता, एंड अगलीनेस का मतलब होता है कुरूपता, जिसके अंदर सुंदरता ना हो, कुरूपता, ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे डेली लाइफ जो है, ठीक है, रोज के जीवन में, तो ये हमारे रोज के जीवन की निराशा, निरसता और कुरूपता के बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक है, यानी कि जो ब्यूटी है ये हमें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें आकर्षित करती है। ठीक, तो ये थिंक ऑफ ब्यूटी, फिर से एक बार हम इसको देखेंगे सेंट्रल आइडिया को। देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लाइज इन द वेरी ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी कि कविता का केंद्रीय बिंदु यानी कि सेंट्रल आइडिया कविता की प्रारंभिक पंक्ति जो है ये थिंक ऑफ ब्यूटी में निहित है। ठीक है, मतलब इसी के बारे में कहा गया है। एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रीजर्ड इन आवर माइंड बिकॉज, देखिए, एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रीजर्ड इन आवर माइंड, यानी कि कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा हमारे मन में संजोकर रखी जाती है। बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय, क्योंकि ये हमें जो है शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्राप्त करती है, प्रदान करती है। ठीक है, द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस, यानी कि कोई भी खूबसूरत चीज जो हमें खुशी प्रदान करती है, नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी शून्य नहीं होती। बट मल्टीपल्स मैनीफोल्ड व्हेन एवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड, लेकिन जब ये हमारे दिमाग में लौटती है तो ये कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, ब्यूटी इन व्हाट एवर फॉर्म इट मे बी फाउंड इज एन इटर्नल जॉय टू ह्यूमन, यानी कि सुंदरता इन व्हाट एवर फॉर्म चाहे वो किसी भी रूप में हो, इट मे बी फाउंड किसी भी रूप में मिले, इज एन इटर्नल जॉय टू ह्यूमन, वो एक मनुष्य के लिए शाश्वत आनंद है। बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्स ह्यूमन द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन द ब्यूटी, क्योंकि ये मनुष्य को सुंदरता पर विचार करने का निरंतर अवसर प्रदान करती है। व्हिच स्टैंड्स इन सच स्टार्क कॉन्स्टेंट टू द डिजेक्शन, मोनोटोनी एंड अगलीनेस ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, यानी कि इनका कहना है कि जो हमारे रोजमर्रा यानी कि रोज के जीवन की निराशा, निरसता और कुरूपता के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, समझ में आया? तो मनुष्य द्वारा जो है ब्यूटी जो है वो हमेशा आकर्षित करती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ये थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया, इस तरह से लिखोगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्लास 12 इंग्लिश के ये तीनों सेंट्रल आइडिया बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे। अगर अच्छा लगा आपको ये तीनों सेंट्रल आइडिया, आप बहुत अच्छे से समझ गए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।